हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को करवाएंगे ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए आपसे कुछ भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ में ले चलते हैं जहां पर हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर से रूबरू करवाएंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और वीडियो के आगे हम आपको ये भी बताएँगे कहाँ से आप इस कंप्लीट गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको सभी चीज़ें दिए हुए हैं। तो ये रहा स्टूडेंट डीएमए गेस्ट पेपर सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिंदी का। जिसमें मेजर पेपर 6 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? हिंदी नाट्य साहित्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट जैसे ही आप गेस्ट पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, आपको सबसे पहले सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा स्टूडेंट्स, तब तक आप एग्जाम और यूनिट तैयारी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये रहा आप लोग का सिलेबस। फुल मार्क्स आपका 100 होगा। 100 इस प्रकार से 75 मार्क्स का तो आपका जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और जो 25 मार्क्स है वो आपके कॉलेज द्वारा इंटरनल्स का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका 75 प्लस 25 हो जाता है आपका 100 मार्क्स, जिसमें से पास करने के लिए आपको 40 अंक लाने होते हैं 100 में, 75 में 30 लाने होते हैं और 25 में 10 लाने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपका। और हालांकि इस गेस पेपर को अच्छे से पढ़ लेते तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए सर, हम आपको सिलेबस से भी वो रूबरू करवा देते हैं। इसके बाद हम आपको वन शॉट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को हम आपको करवा देंगे। देखिए, इकाई 1 में जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा आप लोग हिंदी नाटक का इतिहास व विकास, कि हिंदी नाटक का इतिहास क्या रहा है और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़िएगा। इकाई 2 में पढ़िएगा आप लोग लोक नाट्य के विविध रूप, रामलीला, रसलीला, विदेशिया, नुक्कड़, भवाई, कठपुतली, छऊ यात्रा आदि ये सभी चीजें। इसके बाद है आपका लोक रंग परंपराओं का हिंदी रंगमंच पर प्रभाव, हिंदी रंगमंच के विभिन्न रूप, शौकिया रंगमंच, व्यावसायिक रंगमंच, सरकारी रंगमंच, रंग शिल्प प्रशिक्षण, रंग स्थापत्य, रंग सजा, रंग दीपन, ध्वनि व्यवस्था एवं प्रसारण, निर्देश एवं अभिनय अभिनय के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इकाई 3 में पढ़िएगा नाटक ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। इकाई 4 में पढ़िएगा एकांकी, दीपदान, चारुमित्रा रामकुमार वर्मा के द्वारा बोला। तो आइए इसके बाद हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है। इसके बाद पीडीएफ के नीचे आप देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। तो ये एक शॉर्टली हम आपको बता देते हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर में हमने दिया है कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं का क्रमबद्ध विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक हिंदी नाटक की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है लोक नाट्य परंपराओं का हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है रामलीला और रसलीला की नाट्यात्मक विशेषताओं की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विदेशिया और नुक्कड़ नाटक की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है शौकिया व्यावसायिक एवं सरकारी रंगमंच के स्वरूप और भूमिका का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका रंग शिल्प प्रशिक्षण एवं रंग स्थापत्य का रंगमंच से संबंध स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स रंग सजा, रंग दीपन एवं ध्वनि व्यवस्था का नाट्य प्रभाव पर महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथानक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ध्रुव स्वामिनी में नारी चेतना और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि दीपदान एकांकी के कथ्य और प्रतीकात्मक अर्थ की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है चारुमित्रा एकांकी की नाट्य संरचना एवं भावात्मक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है राम कुमार वर्मा के एकांकी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये कुल हमने 14 क्वेश्चंस दिए हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार से हैं स्टूडेंट्स, यदि आप लॉन्ग आंसर को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो शॉर्ट और वन वर्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज से डायरेक्ट लिए गए हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको पीवाईक्यूज भी करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में कि हिंदी नाटक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आधुनिक हिंदी नाटक की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लोक नाट्य क्या होती है, रामलीला की दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रसलीला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विदेशिया नाटक का उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है
भवाई नाटक की एक विशेषता लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कठपुतली नाट्य की पहचान बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। छऊ नृत्य नाट्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। यात्रा लोक नाट्य की एक विशेषता लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। शोकिया रंगमंच से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। व्यावसायिक रंगमंच का उद्देश्य लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। सरकारी रंगमंच की भूमिका बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। रंग सजा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। रंग दीपन का महत्व लिखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। भावनी व्यवस्था नाटक को कैसे प्रभावी बनाती है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निर्देशन का कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। अभिनय की दो विशेषताएं लिखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। ध्रुव स्वामिनी का प्रमुख विषय क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 22 है आपका। दीपदान एकांकी का केंद्रीय भाव लिखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। चारु मित्रा एकांकी की एक विशेषता बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 है। राम कुमार वर्मा का नाट्य साहित्य में योगदान को आपको बताना है। तो ये बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं, तो अब इसे पीडीएफ में हालांकि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं, हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वन वर्ड में क्या है स्टूडेंट्स कि हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कि लोक नाट्य की प्रमुख उद्देश्य क्या है, रामलीला किस महाकाव्य पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। रसलीला का संबंध किस देवता से है, विदेशिया किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। नुक्कड़ नाटक का मंच कैसा होता है, भवाई किस राज्य का लोक नाट्य है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कठपुतली नाट्य में किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि छऊ किस प्रकार की नाट्य विधा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। यात्रा नाटक किस भाषा क्षेत्र से जुड़ा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। रंग स्थापत्य का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। रंग दीपन का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्वनि व्यवस्था का प्रयोग किस लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निर्देशन का प्रमुख कार्य कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अभिनय किस कला से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, क्वेश्चन नंबर 19 है। दीपदान किस प्रकार की रचना है, क्वेश्चन नंबर 20 है। चारु मित्रा के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, इसे देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं का क्रमबद्ध विवेचन कीजिए। क्या है कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं का क्रमबद्ध विवेचन कीजिए। तो आइए देखते हैं हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कई बार आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया है, तो ये काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की, हिंदी नाटक का ऐतिहासिक विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाओं के बारे में आपको क्रमबद्ध विवेचन करना है कि किन किन अवस्थाओं में इसका विकास हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था। दूसरा देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स भक्ति और रीतिकालीन अवस्था, जो कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। इसके बाद तीसरा में देखेंगे हम लोग आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ 19वीं सदी। चौथा में देखेंगे हम लोग समकालीन और आधुनिक अवस्था 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक के। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं किस प्रकार से थी, इसको हम लोग पूरा क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। देखिए, हिंदी नाटक का विकास एक लंबी और रोचक यात्रा है। जो हिंदी नाटक का जो विकास है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया, ये एक बहुत ही लंबी और रोचक यात्रा है, जो भारतीय संस्कृति और समाज के बदलाव के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। देखिए, जो हिंदी नाटक का जो विकास है स्टूडेंट्स, वह जो है हिंदी नाटक का जो विकास है वह बहुत लंबा रहा और बहुत रोचक यात्रा रहा, जो कि भारतीय संस्कृति और समाज के बदलाव के साथ, जो कि धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति और जैसे-जैसे समाज में बदलाव हुआ, उसके साथ ये लगातार आगे बढ़ती रही। इसे हम मुख्य रूप से 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें पहला अवस्था हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था। दूसरा जो अवस्था देखेंगे वह देखेंगे हम लोग भक्ति और रीतिकालीन अवस्था। तीसरा जो अवस्था देखेंगे वह देखेंगे आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ। और चौथा जो देखेंगे वह देखेंगे समकालीन और आधुनिक अवस्था। तो आइए एक-एक करके सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है क्या है कि प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था। हिंदी नाटक की शुरुआत संस्कृत नाटकों से हुई। जो हिंदी नाटक की जो शुरुआत है वो कहा जाता है कि संस्कृत नाटकों से हुई। संस्कृत नाटक जैसे कि आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और भास के नाटक हिंदी नाटक पर गहरा प्रभाव डालते हैं। देखिए,
जो हिंदी नाटक की शुरुआत है स्टूडेंट्स वह किससे हुई? संस्कृत नाटकों से हुई। संस्कृत नाटकों से हुई। ठीक है। संस्कृत नाटक जैसे कि अब कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और भास के नाटक ये सभी से हुआ। हिंदी नाटक पर ये गहरा प्रभाव डालते हैं। जो आपके संस्कृत के जो कुछ नाटक थे जैसे कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम और भास के जो नाटक थे वह हिंदी नाटक पर ये गहरा प्रभाव डाले। इस काल में नाटक धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित थे। और जो प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था में जो नाटक थे स्टूडेंट्स वो किस किस चीज पे आधारित थे? वह जो नाटक थे वह धार्मिक पर, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित थे। इन नाटकों में अक्सर देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। और इस अवस्था में क्या होता था और इन नाटकों में क्या होता था, अक्सर देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। लोक नाटकों को भी इस समय विकास हुआ। और इस समय जो है प्राचीन अवस्था में क्या है कि इस समय लोक नाटकों का भी इस समय विकास हुआ। जैसे आप रामलीला हो गया, नट भारम और रास लीला, जिनमें रासलीला जिनमें जनता की भक्ति और मनोरंजन दोनों शामिल थे। देखिए स्टूडेंट साहब, जिनमें जनता की भक्ति और मनोरंजन दोनों शामिल थे। तो हमने अभी क्या क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो आपका हिंदी नाटक का जो ऐतिहासिक विकास रहा उसे 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया, जिसमें पहला हम लोग देखें प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था। इसमें हमने देखा कि हिंदी नाटक की जो शुरुआत है वो कहा जाता है कि संस्कृत नाटकों से हुई। संस्कृत नाटक जैसे कि आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और भास के नाटक, इन सभी से हिंदी नाटक पर ये जो नाटक थे, संस्कृत के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और भास के नाटक हिंदी नाटक पर ये गहरा प्रभाव छोड़ दिए। इस काल में नाटक जो होते थे किस प्रकार होते थे? इस काल में, किस काल में? प्राचीन काल में, प्राचीन अवस्था में। इस काल में जो नाटक हुआ करते थे वह धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित होते थे। इन नाटकों में अक्सर देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। और इन नाटकों में अक्सर क्या होता था स्टूडेंट्स कि देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। लोक नाटकों का भी इस समय विकास हुआ। और इस अवस्था में क्या हुआ कि लोक नाटकों का भी विकास हुआ। जैसे कि आप रामलीला हो गया, नट भारम हो गया, रस लीला हो गया, जिनमें जनता की भक्ति और मनोरंजन दोनों शामिल थे। जिनमें क्या था, जनता की जो भक्ति और मनोरंजन इस काल में दोनों शामिल थे। तो ये हमने पहला अवस्था देख लिया, प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था, जिसमें हमने देखा कि जो हिंदी नाटक की जो शुरुआत है वह संस्कृत नाटकों से हुई। जैसे आपका अभिज्ञान शकुंतलम और भास के जो नाटक थे वह हिंदी नाटक में गहरा प्रभाव डाले, है ना? इस काल में जो नाटक हुआ करते थे वह धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित होते थे। और इन नाटकों में अक्सर क्या होता था कि देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। लोक नाटकों का भी इस समय विकास हुआ। और इस अवस्था में, इस प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था में क्या था कि लोक नाटकों का भी इस समय विकास हुआ। जैसे कि रामलीला हो गया, नटभारम हो गया और रसलीला, जिनमें जनता को भक्ति और मनोरंजन दोनों शामिल होते थे। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भक्ति और रीतिकालीन अवस्था। इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि भक्ति आंदोलन के समय नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा। देखिए, भक्ति और रीतिकालीन अवस्था में क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन के समय, जब भक्ति आंदोलन हो रहा था उसमें क्या हुआ कि नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा। जब भक्ति आंदोलन के समय क्या था कि नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा। इसमें संत, कवियों और भक्ति साहित्यकारों ने नाटकों के माध्यम से समाज में नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय किस समय? भक्ति और रीतिकालीन अवस्था समय, यानी 15वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या थे, इसमें जो संत हैं, वो संत, कवियों और जो भक्ति साहित्यकार थे वे नाटकों के माध्यम से समाज में नैतिक शिक्षा, मतलब कि जो भी अच्छा हो सके, नैतिक शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। इस काल के नाटकों में हिंदी और ब्रज भाषा का प्रयोग बढ़ा। और इस काल के जो नाटक हुआ करते थे उसमें ब्रज भाषा और हिंदी भाषा का भरपूर मात्रा में प्रयोग बढ़ा। लोग रंगमंच जैसे कथा कथन और नाटक मंडली इस समय प्रचलित थे। और भक्ति और रीतिकालीन अवस्था के समय में लोक लोक रंगमंच जैसे कथा कथन और नाटक मंडली इस समय प्रचलित हुए। तीसरा जो अवस्था है वह है आपका आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों के आने के बाद और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से
हिंदी नाटक में बदलाव आया। देखिए, तीसरा जो अवस्था देख रहे हैं हम लोग 19वीं शताब्दी का देख रहे हैं। आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ, यहाँ से 19वीं शताब्दी से आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों के आने के बाद और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से हिंदी नाटक में बड़ा बदलाव आया। देखिए, क्या था कि यूरोपियों के रंगमंच के प्रभाव से और अंग्रेजों के आने के बाद जो था वह हिंदी नाटक में बड़ा बदलाव आया। इस समय व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया। देखिए, इस अवस्था में क्या था कि इस समय क्या था कि इस समय व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्टूडेंट्स आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। हो सकता है कि इसे वन वर्ड में पूछ लिया जाए तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उनके नाटकों में सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेश होते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक में क्या होते थे कि उनमें सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेश होते थे। इस काल के नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी था। और इस काल के जो नाटक थे, इस काल के जो नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी था। समझ गए? देखिए, तीसरा हमने देखा था आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ। इसमें हमने क्या देखा कि अंग्रेजों के आने के बाद और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से हिंदी नाटक में बड़ा बदलाव आया। इस समय व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया और इस समय जो था क्या क्या हुआ कि व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या है कि आधुनिक मतलब 19वीं शताब्दी का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। उनके नाटकों में सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेश होते थे। इस काल के नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी था। और हमने शुरू में देखा कि उनमें भक्ति और मनोरंजन भी होता था, लेकिन इस काल के जो नाटक हुआ करते थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो लिखित होते थे, इसमें क्या होता था कि उसमें मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी शामिल होते थे। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका फोर, देखिए क्या है, समकालीन और आधुनिक अवस्था। हेलो, वीडियो बना रहे थे मतलब हिंदी का चालू है। ठीक, सॉरी स्टूडेंट्स। देखिए, फोर चौथा जो अवस्था है वह क्या है आपका, समकालीन और आधुनिक अवस्था 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक। 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक ने नए रूप और विषय अपनाए। इस समय के नाटकों में इस समय के नाटकों में स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, स्त्री जागरूकता, दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। महेश्वर नगर, मोहन राकेश, मुक्ति बोध और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटक को और भी जीवंत और गहन बनाया। साथ ही रंगमंच पर प्रयोगात्मक और मंचनात्मक विधाओं का विकास भी हुआ। तो आइए इसे हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। तो चौथा अवस्था क्या है आपका, देखिए स्टूडेंट्स। चौथी जो अवस्था है वह है समकालीन और आधुनिक अवस्था। 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक ने नए रूप और विषय अपनाए। जो था क्या था कि 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक ने नए रूप और विषय अपनाए। इस समय के नाटकों में स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, स्त्री जागरूकता, दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। महेश्वर नागर, मोहन राकेश, मुक्ति बोध और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटक को और भी जीवंत और महान बनाया। साथ ही रंगमंच पर प्रयोगात्मक और मंचनात्मक विधाओं का विकास भी हुआ। तो इसमें हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं को क्रमबद्ध में हमने देखा कि इसे चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला जो अवस्था हमने देखा वह देखा प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था, जिसमें हमने देखा कि हिंदी नाटक की जो शुरुआत होती है वह संस्कृत नाटकों से हुई थी। संस्कृत नाटक जैसे कि आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और खास के जो नाटक थे वह हिंदी नाटक पर गहरा प्रभाव छोड़ दिए थे। इस काल में जो नाटक हुआ करते थे, किस काल का बात करें, प्राचीन काल का। इस काल में जो नाटक हुआ करते थे वह धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित होते थे। इन नाटकों में अक्सर देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। लोक नाटकों को भी इस समय विकास हुआ। लोक नहीं, लोक नाटकों का इस समय विकास हुआ, जैसे रामलीला हो गया, नटभारम हो गया और
रसलीला ये सभी चीजें, जिनमें जनता की भक्ति और मनोरंजन दोनों शामिल होते थे। इसके बाद दूसरा है स्टूडेंट्स, वह है आपका भक्ति और रीतिकालीन अवस्था। इसके बाद हमने प्राचीन के बाद देखा भक्ति और रीतिकालीन अवस्था, जो कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। इसमें हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के समय नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा। इसमें जो संत, कवियों और भक्ति साहित्यकारों ने नाटकों के माध्यम से समाज में नैतिक शिक्षा देने का कोशिश किया। इस काल के जो नाटक हुआ करते थे वह हिंदी और ब्रज भाषा में हुआ करते थे और हिंदी और ब्रज भाषा का बढ़ चढ़ के भरपूर मात्रा में प्रयोग बढ़ा। लोग रंगमंच जैसे कथा कथन और नाटक मंडली इस समय प्रचलित हुए। जो तीसरी अवस्था थी स्टूडेंट्स, वहाँ है आपका, देखिए, जो तीसरी अवस्था थी वह था आपका स्टूडेंट्स आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ 19वीं शताब्दी। इसमें हमने देखा कि अंग्रेजों के आने के बाद और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से जो हिंदी नाटक में बड़ा बदलाव आया। इस समय व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता था इस काल में, और हालांकि अभी भी माना जाता है। उनके नाटकों में सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेश होते थे। इस काल के नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी था। इसके बाद चौथा है आपका समकालीन और आधुनिक अवस्था। इसमें देखिए क्या है, 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक ने नए रूप और विषय अपनाए। इस समय के नाटकों में स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, स्त्री जागरूकता, दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। महेश्वर नगर, मोहन राकेश, मुक्तिबोध और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटक को और भी जीवंत और गहन बनाया। किस काल का बात कर रहे हैं हम लोग? समकालीन और आधुनिक अवस्था का, 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक का बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या देखें हम लोग कि 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक ने नए रूप और विषय अपनाए। इस समय में नाटकों में स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, स्त्री जागरूकता, दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। समकालीन और आधुनिक अवस्था में क्या दिखाई गई कि इस काल में स्टूडेंट्स, इस समय के नाटकों में क्या दिखाया गया? स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, स्त्री जागरूकता, दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। इसमें हमने फिर देखा कि महेश्वर नगर, मोहन राकेश, मुक्तिबोध और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटकों को और भी जीवंत और गहन बनाया। साथ ही रंगमंच पर प्रयोगात्मक और मंचनात्मक विधाओं का भी विकास हुआ इस काल में। तो आइए इसका एक सारांश देख लेते हैं जो भी हम लोग अभी तक पढ़े। फ्रेंड्स, इस प्रकार हिंदी नाटक का इतिहास प्राचीन संस्कृति नाटकों से लेकर समकालीन प्रयोगात्मक नाटकों तक विस्तृत और विविध रहा। इसके चार प्रमुख अवस्थाएं प्राचीन एवं मध्यकालीन, भक्ति, रीतिकालीन, आधुनिक, प्रारंभिक और समकालीन हमें यह समझाती है कि हिंदी नाटक समाज, संस्कृति और समय के अनुरूप लगातार विकसित होता रहा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि हिंदी नाटक के ऐतिहासिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं का क्रमबद्ध विवेचन हमने देखा कि हिंदी नाटक का विकास एक लंबी और रोचक यात्रा थी, है ना, जो भारतीय संस्कृति और समाज के बदलाव के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। और इसे मुख्य रूप से चार प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया गया, जिसमें पहला हमने देखा कि यह प्राचीन और मध्यकालीन अवस्था, जिसमें हमने देखा कि हिंदी नाटक की जो शुरुआत होती है वह संस्कृत नाटकों से हुई, है ना। संस्कृत नाटक जैसे आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और भास के नाटक हो गए, ये जो नाटक थे वह हिंदी नाटक में गहरा प्रभाव डालते थे, ठीक है। और इस काल के जो नाटक हुआ करते थे वह धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित थी। और इन नाटकों में अक्सर देवी देवताओं, राजाओं और महापुरुषों की कथाएं दिखाई जाती थी। लोक नाटकों को भी इस समय विकास हुआ, ये सभी चीजें देखें। और दूसरी अवस्था देखें हम लोग भक्ति और रीतिकालीन अवस्था, जो कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। भक्ति आंदोलन के समय नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा, है ना। इसमें संत, कवियों और भक्ति साहित्यकारों ने नाटकों के माध्यम से समाज में नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। हमने दूसरी अवस्था में देखे थे ना कि भक्ति और रीतिकालीन अवस्था, इसमें हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के समय नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व है। भक्ति से आप समझ सकते हैं कि भक्ति मतलब धर्म, तो वही है कि भक्ति आंदोलन के समय नाटक में धर्म और सामाजिक सुधार का महत्व बढ़ा। इसमें संत, कवियों और भक्ति साहित्यकारों ने क्या किया कि नाटकों के माध्यम से समाज में नैतिक शिक्षा बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने। इसके बाद तीसरा हमने देखा सुन आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ, यानी कि 19वीं शताब्दी में देखा कि अंग्रेजों के आने के बाद और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से हिंदी नाटक में बड़ा बदलाव आया।
है ना? इस समय व्यवहारिक और सामाजिक विषयों को नाटकों में शामिल किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उनके नाटकों में सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेश होते थे। इस काल के नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार भी थी। ठीक है। इसके बाद चौथा हमने देखा समकालीन और आधुनिक अवस्था 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक में हमने देखा कि 20वीं शताब्दी में हिंदी नाटक के नए रूप और विषय अपनाए गए। इस समय के जो नाटक हुआ करते हैं वो हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित हैं, समाज सुधार पर, स्त्री जागरूकता पर और दलित चेतना और आधुनिक जीवन की समस्याएं दिखाई गई। इसमें हमने बड़े-बड़े नाटककारों का भी नाम देखा, महेश्वर नागर, मोहन राकेश, मुक्तिबोध और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटक को और भी जीवंत और गहन बनाया। साथ ही रंगमंच पर प्रयोगात्मक और मंचनात्मक विधाओं पर भी इन्होंने विकास किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आप बहुत अच्छे से समझें क्योंकि देखिए, आप एक ऐसा फेज़ में आ गए हैं कि जहाँ आप बहुत चीज़ें नहीं रट सकते हैं, पॉसिबल नहीं है रटना। आप जितना समझ सकते हैं बस वही आपका काम आएगा। समझ गए ना? और हालाँकि हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा ना कर पाएँ, तो आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको धनबाद मैथ्स अकेडमी के एप्लीकेशन में दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जस्ट उसके नीचे ही आपको कोर्स करके एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उसमें क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप इसमें चले जाइएगा। और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9279799872 पर। ठीक है, आप इसमें मैसेज कीजिएगा फिर हम आपको बता देंगे कहाँ से पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक हिंदी नाटक की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक, भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक हिंदी नाटक की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हम आपको भारतेंदु के बारे में बताए थे कि 19वीं शताब्दी से लेकर अभी जो है हिंदी नाटक की प्रवृत्तियों भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक आपको बताना है। मतलब कि जो अवस्था हम आपको बताए थे जो बताए थे तीसरा नंबर में कि आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ, जिसमें हम बताए थे कि इस युग के जो जनक थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो उन्हीं के बारे में। तो इससे लेकर आपको भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक काल तक, आधुनिक काल मतलब जो 20वीं शताब्दी में आपको बताए थे, इसके बारे में आपको पूरा इसकी प्रवृत्तियों को आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो आइए करते हैं एकदम अच्छे से। देखिए, क्या हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से आधुनिक काल तक कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के माध्यम से हुआ। देखिए, क्या है कि हिंदी नाटक का जो विकास है स्टूडेंट्स वह भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से आधुनिक काल तक कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के माध्यम से हुआ। इस काल में नाटक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा और इस काल में जो नाटक है वह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि समाज सुधार, नैतिक शिक्षा और व्यक्तिवाद के विचारों का मंच भी बन गया। देखिए, क्या है इस काल में नाटक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समाज सुधार, नैतिक शिक्षा और व्यक्तिवाद के विचारों का मंच भी बन गया। इसे हम मुख्य प्रवृत्तियों में समझ सकते हैं। आइए, जो पहला प्रवृत्ति है उसे हम लोग समझते हैं भारतेंदु युग 19वीं सदी से के उत्तरार्ध। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। देखिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्हें आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है, यानी फादर माना जाता है। उनके नाटकों में समाज और नैतिकता को प्रमुख स्थान मिला। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हुआ करते थे, उनके नाटकों में स्टूडेंट्स समाज और नैतिकता को प्रमुख स्थान मिला। है ना? इस काल के नाटकों में सामाजिक सुधार और नैतिक शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट था और इस काल के जो नाटक है फ्रेंड्स उसमें सामाजिक सुधार और नैतिक शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट था। नाटककारों ने विवाह, स्त्री शिक्षा, भातृ भ्रातृत्व और भ्रष्टाचार जैसे विषय उठाए। देखिए, इस काल में यानी भारतेंदु युग के काल में उसमें क्या था कि नाटककारों ने विवाह, स्त्री शिक्षा, भ्रातृत्व और भ्रष्टाचार जैसे विषय पर उन्होंने आवाज उठाई। इस समय नाटक का स्वरूप संस्कृत और लोक नाट्य से प्रभावित था और जो इस समय जो नाटक हुआ करते थे इस समय के जो नाटक थे उनका स्वरूप संस्कृत और लोक नाट्य से प्रभावित था, लेकिन भाषा सरल और संवादित केंद्रित थी। लेकिन भले ही जो नाटक हुआ संस्कृत और लोक नाट्य से प्रभावित था, लेकिन जो भाषा हुआ करती थी स्टूडेंट्स वह बहुत सरल और संवादित केंद्रित था कि मतलब अच्छे से समझा और संवाद किया जा सकता था, ऐसा था। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग के नाटक अधिकतर
डिडेक्टिक यानी कि शिक्षा देने वाले थे। मतलब देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हम लोग को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए बोला गया है, तो आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो स्टूडेंट, तो इस युग के जो नाटक हुआ करते थे, अधिकतर जो होते थे वह शिक्षा देने वाले होते थे, कि मतलब समाज को जागरूक करने वाले होते थे, जिनमें भावनाओं की गहराई कम दिखाई जाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इमोशनल करके दिखाई जाए, लेकिन जो सही है, जो समाज को सुधार सकती है, वही चीजें इन सब चीजों में दिखाई जाती थी। समझ गए ना? पहला हम लोग क्या देखें क्वेश्चन में सुन, कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल के इतिहास, तो हम लोग देख लिए अभी। भारतेंदु युग 19वीं सदी के उत्तरार्ध देखें। दूसरा देखेंगे हम लोग प्रगतिशील और सामाजिक युग, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में। इसके बाद हम लोग आएंगे अभी। तो इसमें हमने क्या देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उनके नाटकों में समाज और नैतिकता को प्रमुख स्थान मिला, और उनके जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक में क्या था, कि उनके नाटक में समाज और नैतिकता के प्रमुख स्थान मिला। इस काल के नाटकों में सामाजिक सुधार और नैतिक शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट था। नाटककारों ने विवाह, स्त्री शिक्षा, भ्रातृत्व और भ्रष्टाचार जैसे विषय उठाए। इस समय नाटक का स्वरूप संस्कृत और लोक नाटक से प्रभावित था, लेकिन भाषा सरल और संवादित केंद्रित थी। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग के जो नाटक थे वो अधिकतर क्या थे, अधिकतर शिक्षा देने वाले थे, जिनमें भावनाओं की गहराई कम दिखाई देती थी। आइए, आइए जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, वह देखेंगे प्रगतिशील और सामाजिक युग, 20वीं सदी के प्रारंभ में। हमने अभी देख लिया, पहला युग देखा भारतेंदु युग 19वीं सदी के उत्तरार्ध, और दूसरा देखेंगे हम लोग प्रगतिशील और सामाजिक युग, क्योंकि हम लोग इसमें बोला गया कि भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक काल तक बताने के लिए, तो हम लोग अभी आधुनिक काल भी आएंगे। पहला देख लिया हम लोग भारतेंदु युग, दूसरा देखेंगे हम लोग प्रगतिशील और सामाजिक युग, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ से हुई। देखिए, 20वीं सदी में हिंदी नाटक ने सामाजिक चेतना और प्रगतिशील की दिशा पकड़ी। देखिए, 20वीं सदी में क्या था कि जो हिंदी नाटक था वह सामाजिक चेतना और प्रगतिशील की दिशा पकड़ी, मतलब कि आगे वो बढ़ते रहा। इस समय नाटककार समाज के कुरीतियों, स्त्री स्वतंत्रता, जाति और वर्ग भेद और भारतीय संस्कृति की आधुनिक व्याख्या को नाटकों में दर्शाने लगे। देखिए, क्या है, प्रगतिशील और सामाजिक युग 20वीं सदी के प्रारंभ में। 20वीं सदी में हिंदी नाटक ने सामाजिक चेतना और प्रगतिशील की दिशा पकड़ी। जो 20वीं सदी में क्या था कि जो हिंदी नाटक था वह सामाजिक चेतना और प्रगतिशील की दिशा पकड़ी, और वहां से वो आगे बढ़ते रहा। इस समय जो नाटककार समाज के कुरीतियों, स्त्री स्वतंत्रता, जाति और वर्ग भेद और भारतीय संस्कृति की आधुनिक व्याख्या को नाटकों में दर्शाने लगे। देखिए, 20वीं सदी में नाटककारों जो थे वो किस चीजों को दर्शाने लगे नाटकों में स्टूडेंट्स, इस काल में उन्होंने समाज में जो हो रही कुरीतियां हैं, जो हो रही व्यवहार है उसको, जो स्त्री स्वतंत्रता के बारे में, जाति और वर्ग भेद और भारतीय संस्कृति की आधुनिक व्याख्या को नाटकों में वे दर्शाने लगे। मोहन राकेश और प्रेमचंद जैसे नाटककारों ने ग्रामीण जीवन, समाज और संघर्ष को गंभीरता से प्रस्तुत किया। और इस युग में 20वीं सदी के प्रारंभ में स्टूडेंट्स जो महान नाटककार थे, जैसे कि मोहन राकेश और प्रेमचंद जैसे नाटककारों ने क्या किया कि ग्रामीण जीवन, समाज और संघर्ष को गंभीरता से उन्होंने नाटक में प्रस्तुत किया। आलोचनात्मक दृष्टि से यह प्रवृत्ति सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित था। और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग के जो नाटक हुआ करते थे वह क्या था स्टूडेंट्स, वह प्रवृत्ति सामाजिक यानी कि यथार्थवाद पर आधारित थी, और जनता को जागरूक करने का माध्यम बनी, और जनता को क्या जागरूक करने का माध्यम बनी। प्रयोगात्मक और समकालीन युग 20वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक का हम लोग बात करेंगे ना, ये आधुनिक युग तक। मुक्तिबोध, विजय तेंदुलकर और फैक्टर जैसे नाटककारों ने हिंदी नाटक में नई प्रयोगात्मक प्रवृत्तियां विकसित की। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अब प्रयोगात्मक और समकालीन युग के बारे में। तो इसमें क्या था कि मुक्तिबोध, विजय तेंदुलकर और फैक्टर जैसे जो नाटककार थे उन्होंने हिंदी नाटक में नई प्रयोगात्मक प्रवृत्तियां विकसित की। इस काल में नाटकों में मनोवैज्ञानिक, अस्तित्ववादी और आधुनिक जीवन की समस्याएं को प्रमुखता दी गई। देखिए, इस काल में जो क्या थे, इस काल में जो नाटकों में क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक, अस्तित्ववादी और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। मंचन और तकनीकी प्रयोग जैसे कि मिनिमलिस्ट सेट, प्रतीकात्मक संवाद और पात्रों की गहन मानसिकता इस युग की खासियत रही। आलोचना के दृष्टिकोण से यह जो प्रवृत्ति है वह नाटक को अधिक संवेदनशील, जटिल और विचारोत्तेजक बनाती है। समझ गए? तो हम आपको फिर से बता दें हमने क्या क्या देखा, भारतेंदु युग देखा, प्रगतिशील और सामाजिक युग देखा, और
प्रयोगात्मक और समकालीन युग में हमने क्या देखा कि मुक्तिबोध, विजय तेंदुलकर और फैक्टर जैसे जो नाटककार थे, वो क्या किए, हिंदी नाटकों में नई प्रयोगात्मक प्रवृत्तियां उन्होंने विकसित की। इस काल में जो नाटक हुआ करते थे, वह मनोवैज्ञानिक, अस्तित्ववादी और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। मंचन और तकनीकी प्रयोग जैसे कि मैनुअलिस्ट सेट, प्रतीकात्मक संवाद और पात्रों की गहन मानसिकता इस युग की खासियत रही। आलोचना के दृष्टिकोण से यह प्रवृत्ति नाटक को अधिक संवेदनशील, जटिल और विचारों तेजनक बनाती है। आइए इसका समग्र हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं, क्या है सो। दरअसल भारतेंदु युग से आधुनिक युग तक हिंदी नाटक की प्रवृत्तियां दर्शाती है कि यह ना केवल मनोरंजन का साधन रहा। हमने देखा कि भारतेंदु युग से आधुनिक युग तक हमने यह देखा कि जो नाटक की प्रवृत्तियां यह दर्शाती है कि यह ना केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि समाज सुधार, चेतना और व्यक्ति विकास का माध्यम भी रहा। प्रारंभ में शिक्षा प्रद और सरल नाटक धीरे धीरे समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले यथार्थवादी नाटक और फिर आधुनिक प्रयोगात्मक नाटक में बदल गए। हमने देखा प्रारंभ में क्या देखा कि पहला तो उद्देश्य था कि शिक्षा प्रद मतलब कि शिक्षा का बढ़ चढ़ के विकास किया जाए, और फिर सरल नाटक धीरे धीरे हमने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले यथार्थवादी नाटक देखे। ये हमने देखा 20वीं शताब्दी में कि आधुनिक प्रयोगात्मक नाटक में बदल गए हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी नाटक ने समय पर समय समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व के बदलते स्वरूप को अपने मंच पर प्रतिबंधित किया। तो हमने ये देखा कि कैसे समय दर समय बीतते गया और कैसे यह जो नाटक है पहले शिक्षा, इसके बाद फिर धीरे-धीरे समाज के में जो हो रही कुरीतियों उसको प्रस्तुत किया। फिर धीरे-धीरे ये आधुनिक प्रयोगात्मक नाटक में बदल गया। तो इसी प्रकार उसने जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का विकास हुआ, हम सभी को भी विकास धीरे-धीरे करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब क्या है ना कि इस फ़ेज़ में आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कोई ना यहाँ कोई है नहीं अपना, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और धीरे-धीरे अपना विकास कीजिए, समझे? क्योंकि ठीक है, कभी जब वैसा होगा तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं, लेकिन हम तो अभी फेस टू फेस बता नहीं रहे हैं। लेकिन यही बोलेंगे यदि कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट्स तो बस अपने पे प्रोग्रेस कीजिए, बाकी मोह-माया दुनियादारी छोड़िए। क्योंकि एक समय के बाद माँ-बाप के अलावा कोई काम देगा नहीं। ऐसा हमें लगता है, बाकी ठीक है, बहुत कुछ ऐसे दोस्तियाँ भी होती है कि देते हैं। कहना मुश्किल है लेकिन ठीक है, जो भी करना है कीजिए लेकिन अपने पे विकास कीजिए, अपने पे काम कीजिए और खुद आगे बढ़िए तो सब कोई साथ देगा। एक है कि बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, तो बनिए तो बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत संगाती मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? लोक नाट्य परंपराओं का हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसे देखते हैं क्या है। लोक नाट्य परंपराओं का हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो इसे देख लेते हैं, आइए स्टूडेंट्स। हिंदी रंगमंच का विकास केवल संस्कृत और आधुनिक नाटकों तक सीमित नहीं रहा। हमने देखा कि हिंदी रंगमंच का जो विकास है वह केवल संस्कृति और आधुनिक नाटकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें लोक नाट्य परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोक नाट्य हमारे समाज की संस्कृति, चेतना, रीति रिवाज, भाषा और भावनाओं को सीधे दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम रहा। देखिए सुनिए, जो लोक नाट्य है वह हमारे समाज की संस्कृति, चेतना मतलब जो हम भी हमारे समाज में हो रही है, वो सभी चीजों को, रीति रिवाजों को, भाषाओं को और भावनाओं को सीधे दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम रहा है लोक नाट्य। ठीक है, इसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला हम लोग समझेंगे उसमें भाषा और संवाद का सरल रूप हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे विषय और कथानक का समान संगत होना, मंचन और अभिनय का तकनीक, जन समुदाय तक पहुंच और मनोरंजन। इसके बाद हम लोग समग्र योगदान देखेंगे सभी चीजों का। तो लोक नाट्य परंपराओं का हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसके सभी योगदानों को देखेंगे। पहला योगदान देखेंगे भाषा और संवाद के क्षेत्र में, विषय और कथानक का के क्षेत्र में। तीसरा देखेंगे हम लोग मंचन और अभिनय का क्षेत्र में। इसके बाद देखेंगे जन समुदाय तक पहुंच और मनोरंजन के क्षेत्र में। इसके बाद समग्र योगदान को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आइए एक-एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। हिंदी रंगमंच का विकास केवल संस्कृत और आधुनिक नाटकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें लोक नाट्य परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोक नाट्य हमारे समाज की संस्कृति, चेतना, रीति-रिवाज, भाषा और भावनाओं को सीधे दर्शकों तक पहुँचाने का माध्यम रहा है। इसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। आइए इनसे हम लोग समझते हैं। पहला है इसमें भाषा और संवाद का सरल रूप। देखिए इसमें क्या है?
भाषा और संवाद का सरल रूप में क्या है? लोक नाट्य परंपराओं जैसे कि नटभारम, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, भाट आदि ने हिंदी रंगमंच को संवाद और भाषा के सरल जन सुलभ रूप में रूप दिए। देखिए भाषा और संवाद के सरल रूप में देखेंगे कि लोक नाट्य परंपराओं जैसे कि आपका नटभारम हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी, भाट आदि ने हिंदी रंगमंच को संवाद और भाषा के सरल जन सुलभ रूप दिए। इन नाटकों की भाषा सामान्य जनता की थी, जो ना केवल मनोरंजन करती थी बल्कि समाज में संदेश भी पहुंचाती थी। आधुनिक हिंदी नाटकों में यही सरल और प्रभावशाली भाषा देखने को मिलती है। हमने पहला क्या देखा स्टूडेंट्स कि भाषा और संवाद का सरल रूप। लोक नाट्य परंपराओं में क्या होता था कि जैसे लोक नाट्य परंपरा जैसे आपका नटभारम हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी भाट हो गया आदि ने हिंदी रंगमंच को संवाद और भाषा के लिए सरल और जन सुलभ रूप दिए। मतलब ऐसा कि हर कोई अच्छे से समझ सकता था, हर कोई ऐसा भाषा था कि अच्छे से संवाद कर सकता था। इन नाटकों की भाषा सामान्य जनता की थी और जो इन नाटकों की जो भाषा थी, किन नाटकों की नटभारम हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी भाट हो गया, ये सभी जो नाटकों की जो भाषा हुआ करती थी वो सामान्य जनता की थी ताकि क्योंकि नाटक तो सामान्य जनता के लिए ही किया जा रहा है, तो सामान्य जनता को समझ में आना चाहिए ऐसा भाषा हुआ करती थी, जो ना केवल मनोरंजन करती थी और ऐसा नहीं था कि बस नाटक का मतलब कि मनोरंजन बल्कि समाज में संदेश भी पहुंचाती थी। आप कई बार कॉलेजेस में देखिएगा कि नुक्कड़ नाटक वगैरह होगा तो ऐसा नहीं कि उसका पर्पस है सिर्फ मनोरंजन करना। उनका पर्पस है कि आपको एक अच्छा संदेश देना। समझ रहे हैं ना? उनका मकसद है कि आपको एक अच्छा संदेश देना समाज के बारे में, पढ़ाई के बारे में या फिर आगे फ्यूचर के बारे में। तो वही है कि नाटकों का ये केवल मकसद नहीं था कि बस मनोरंजन करवाए आपको बल्कि समाज में संदेश पहुंचाना भी। आधुनिक हिंदी नाटकों में यही सरल और प्रभावशाली भाषा देखने को मिलती है और आधुनिक हिंदी नाटकों में स्टूडेंट्स यही सरल और प्रभावशाली भाषा देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे विषय और कथानक का समाज संगत होना। लोक नाट्य लोक नाट्य परंपराओं में धार्मिक कथाएं, महाकाव्य आधारित नाटक और सामाजिक संदेश प्रमुख थे। देखिए, लोक नाट्य परंपराओं में क्या था कि लोक नाट्य परंपराओं में धार्मिक कथाएं, महाकाव्य आधारित नाटक और सामाजिक संदेश प्रमुख थे, जैसे कि रामलीला में राम कथा का प्रदर्शन और नौटंकी में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं। इसने आधुनिक हिंदी नाटकों के लिए प्रेरणा दी कि नाटक समाज और जीवन से जुड़े विषयों को उठाए। हमने शुरू में देखा क्या देखा कि भाषा और संवाद का सरल रूप इन्होंने दिया। दूसरा देखेंगे हम लोग विषय और कथानक का समान संगत होना। लोक नाट्य परंपराओं में धार्मिक कथाएं, लोक नाट्य परंपराओं में धार्मिक कथाएं हो गया आपका, महाकाव्य आधारित नाटक और सामाजिक संदेश प्रमुख थे, जैसे कि रामलीला में राम कथा का प्रदर्शन और नौटंकी में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं दर्शाई जाती थी। तीसरा है आपका मंजन और अभिनय का तकनीक। इसमें देखिए क्या है, लोक नाट्य परंपराओं में मंचन, गाना बजाना, नृत्य और रंगमंच की सजावट के प्रयोग ने आधुनिक रंगमंच को भी प्रभावित किया। देखिए, लोक नाट्य परंपराओं में क्या था कि लोक नाट्य परंपराओं में मंचन, गाना बजाना, नृत्य और रंगमंच की सजावट के प्रयोग ने आधुनिक रंगमंच को भी प्रभावित किया। पात्रों का भावपूर्ण अभिनय, संवादों के साथ गीत और नृत्य का समावेश और दर्शकों के साथ संवादात्मक शैली हिंदी नाटक में आज भी दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग 4 में देखें स्टूडेंट्स क्या है 4 जन समुदाय तक पहुंच और मनोरंजन। लोक नाट्य परंपराएं सीधे जनता के बीच होती थी, जिसमें दर्शक का सहभागिता प्रमुख थी। यह हिंदी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आधुनिक नाटक में भी दर्शक को जोड़ने और मनोरंजन के साथ संदेश देने की प्रवृत्ति इसी परंपरा से आई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका समग्र विकास। लोक नाट्य परंपराओं ने हिंदी रंगमंच को भाषा, संवाद, कथानक, अभिनय, गीत, नृत्य और जन सुलाभ जैसी विशेषताएं दी। आधुनिक हिंदी नाटक इन्हीं तत्वों को अपनाकर अधिक सजीव, प्रभावशाली और समाज संगत बना। लोक नाट्य के अनुभव ने हिंदी नाटक को केवल बौद्धिक या शिक्षाप्रद नहीं बल्कि मनोरंजन और जनता तक पहुंचाने का भी ये काम इन्होंने किया। तो ये सभी चीजें हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है रामलीला और रासलीला की नाट्यात्मक विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोला गया है कि रामलीला और रासलीला की नाट्यात्मक विशेषताओं की तुलना कीजिए। देखिए रामलीला और रासलीला दोनों ही भारतीय लोक नाट्य परंपराओं के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, तो रामलीला हो गया या फिर रासलीला हो गया, जो दोनों ही हैं स्टूडेंट्स, वो भारतीय लोकनाट्य लोकनाट्य परंपराओं के एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, जो ना केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देती है। और ऐसा नहीं है कि जो रामलीला और रासलीला होगा ये सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देते हैं, बल्कि मनोरंजन का माध्यम भी है। हालांकि दोनों के नाट्य रूप और प्रस्तुति में विशेष अंतर है। क्वेश्चन क्या है कि दोनों के नाट्य रूप और प्रस्तुति प्रस्तुति में विशेष अंतर है। इसे हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। आइए पहला देखते हैं क्या है आपका विषय और कथानक। देखिए विषय और कथानक में पहला देखेंगे हम लोग रामलीला। रामलीला का मुख्य आधार रामायण है। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे पात्रों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाया गया। कि रामलीला में क्या क्या चीजें दिखाई गई। रामलीला का मुख्य आधार रामायण है। इसमें भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान और रावण जैसे पात्रों के जीवन और उनके संघर्षों को दिखाया गया। कथा में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का संदेश प्रमुख होता था। और कथा में स्टूडेंट्स नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का संदेश जो होते थे वो प्रमुख होते थे। रसलीला में हम लोग क्या देखें स्टूडेंट्स की रसलीला का आधार श्री कृष्ण और राधा के प्रेम तथा ब्रज के गोपियों के जीवन पर आधारित है। देखिए, रामलीला जहाँ रामायण पर आधारित थी, तो वो रसलीला वही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम तथा ब्रज के गोपियों के जीवन पर आधारित है। इसमें प्रेम, भक्ति और रासलीला के आनंदपूर्ण दृश्य प्रमुख थे। और रासलीला में स्टूडेंट्स इसमें प्रेम, भक्ति और रासलीला के आनंदपूर्ण दृश्य प्रमुख थे। ठीक है, हम लोग क्या देखें विषय और कथानक में देखें, क्योंकि इसमें रासलीला और रामलीला की नाट्यात्मक विशेषताओं की तुलना के लिए बोला गया है। तो हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं कि रामलीला और रासलीला दोनों ही भारतीय लोक नाट्य परंपराओं के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, जो ना केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देते हैं, बल्कि मनोरंजन का एक माध्यम भी है। हालांकि दोनों के नाट्य रूप और प्रस्तुति में विशेष अंतर है। इसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला हमने देखा विषय और कथानक। विषय क्या है कि रामलीला रामलीला जो है वह रामायण पर आधार है। और इसमें भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान और भगवान राम जैसे पात्रों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाया जाता है। इसमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का संदेश प्रमुख हो देते हैं। और रसलीला में हमने देखा कि यह श्री कृष्ण और राधा के प्रेम तथा ब्रज के गोपियों के जीवन पर आधारित है। इसमें प्रेम, भक्ति और रासलीला के आनंदपूर्ण दृश्य प्रमुख होते हैं। इसके बाद देखते हैं, आइए नाट्य रूप और प्रस्तुति। इनका नाट्य रूप क्या था, इन्हें प्रस्तुत किस प्रकार से किया जाता था इसे। रामलीला में नाट्य प्रस्तुति अधिक गंभीर और महाकाव्यात्मक होती है। रामलीला में जो होता है स्टूडेंट्स या जिसको प्रस्तुति वो होती है वो बहुत ही अधिक गंभीर और महाकाव्यात्मक होती है, क्योंकि ये रामायण से जुड़ा है। पात्रों को अभिनय विस्तृत और कथानक के अनुसार व्यवस्थित होता है। और जो वहाँ पे पात्र होते हैं, जो वहाँ कैरेक्टर होते हैं, उनका अभिनय विस्तृत और कथानक के अनुसार व्यवस्थित होता है। संवाद और क्रियाएं दर्शकों को नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से होती है। और जो संवाद और वहाँ जो क्रियाएं होती है पात्रों के द्वारा, वो उनका जो उद्देश्य होता है वह होता है कि उन्हें नैतिक शिक्षा पहुंच सके, उन्हें नैतिक शिक्षा हम लोग दे सकें। रसलीला में क्या होती है, रसलीला में नाट्य प्रस्तुति भाव प्रधान होता है। समझ गए, संगीत और नृत्य आधारित होती है। देखिए जहां रामलीला में क्या होता है कि वह बहुत गंभीर और महाकाव्यात्मक होती है, तो वही रासलीला में जो नाट्य प्रस्तुत होता है वह बहुत ही भाव प्रधान, संगीत और नृत्य आधारित होती है। इसमें पात्रों के भाव, गीत और नृत्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। रासलीला में क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनके भाव, उनके गीत और नृत्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और कथा का आनंद और भक्ति भाव प्रमुख होता है। और कथा का आनंद और भक्ति भाव इसमें प्रमुख होता है। आइए भाषा और संवाद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। रामलीला इसमें भाषा सरल और जन सुलभ होती है, लेकिन कथानक के अनुसार संवाद अधिक औपचारिक और गंभीर होते हैं। देखिए रामलीला में क्या होता है स्टूडेंट्स, रामलीला में जो होता है वो इसमें जो भाषा होता है वो बहुत ही सरल और जन सुलभ होती है, लेकिन कथानक के अनुसार संवाद अधिक औपचारिक और गंभीर होते हैं। ठीक है, रसलीला में क्या है कि रसलीला में भाषा अधिक भावनात्मक और गीतात्मक होती है। और ये रासलीला में क्या होता है कि जो रासलीला में जो भाषा होती है वो अधिक भावनात्मक और गीतात्मक होती है। संवाद गीतों और भजन के रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। और जो संवाद होते हैं वह गीत के माध्यम से भी, भजन के रूप में वह प्रस्तुत होते हैं।
इनका उद्देश्य और प्रभाव क्या है स्टूडेंट्स? आइए पहले हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं रामलीला का। रामलीला का उद्देश्य क्या है कि धर्म, नैतिकता और सामाजिक संदेश देना। रामलीला का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स? कि वो लोगों में धर्म, नैतिकता और सामाजिक संदेश को फैला सके या जनता को जीवन मूल्यों और कर्तव्यों की शिक्षा देता है। रामलीला क्या करता है? वह जनताओं को मतलब हम लोगों को जीवन मूल्यों और उनके कर्तव्य की शिक्षा देता है। रासलीला में क्या है कि रासलीला का उद्देश्य भक्ति और प्रेम भाव का प्रदर्शन करना है। रासलीला में क्या है? रासलीला का उद्देश्य क्या होता है कि भक्ति और प्रेम भाव का वो प्रदर्शन करता है। यह दर्शकों में आनंद और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करती है। यह दर्शकों में क्या करती है? दर्शकों में आनंद और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करती है। आइए इसका देख लेते हैं नेक्स्ट। संक्षेप में कहा जाए तो रामलीला और रासलीला दोनों ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, रामलीला और रासलीला दोनों ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन रामलीला अधिक गंभीर है, कथात्मक है और नैतिक शिक्षा प्रधान है। ठीक है, लेकिन वही रासलीला जो है वह भाव प्रधान है, संगीत नृत्य है, आधारित और भक्ति संवेदी नाटक है। हिंदी रंगमंच और लोकनाट्य परंपरा में दोनों का योगदान अत्यंत मूल्यवान और समृद्ध रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विदेशिया और नुक्कड़ नाटक की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं आइए। उसे हिंदी नाटक और लोक नाट्य में विदेशिया और नुक्कड़ नाटक ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन कहा जाता है कि हिंदी नाटक और लोक नाट्य में हिंदी नाटक और लोक नाट्य में ही आता है विदेशी और नुक्कड़ नाटक। कहा जाता है कि हिंदी नाटक और लोक नाट्य में जो विदेशिया है स्टूडेंट्स और नुक्कड़ नाटक है वह समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भूमिका रही है। ये दोनों रूप ना केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक जागरूकता और चेतना पैदा करने की शक्तिशाली माध्यम भी है। और स्टूडेंट्स कहा जाता है कि जो विदेशिया है और नुक्कड़ नाटक है ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता फैलाएं, चेतना को बढ़ चढ़ के दिखाएं और चेतना पैदा करना और शक्तिशाली माध्यम दिखाना या फिर बताना। आइए बात करते हैं विदेशिया का सामाजिक दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है हम लोग को? विदेशिया और नुक्कड़ नाटक की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो आइए विदेशिया का सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग इसमें प्रकाश डालते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन आपका रहेगा वर्डिंग यही रहेगा। ठीक है, देखिए विदेशिया भिखारी ठाकुर द्वारा विकसित भोजपुरी लोक नाट्य शैली है। देखिए जो विदेशिया है स्टूडेंट्स वो भिखारी ठाकुर मतलब भोजपुरी के कहा जाता है कि ये मतलब आज जो भोजपुरी हम लोग सुन रहे हैं भाषा वगैरह तो ये इनके चलिए मतलब ज्यादा क्या बोलना। देखिए विदेशिया भिखारी ठाकुर द्वारा विकसित भोजपुरी लोक नाट्य शैली है। इसका मुख्य विषय गांव से शहर की ओर मजदूरी और रोजगार के लिए जाने वाले ग्रामीण की कहानी है। देखिए जो विदेशी है स्टूडेंट्स वह भिखारी ठाकुर द्वारा विकसित भोजपुरी लोक नाट्य है। इनके द्वारा विकसित किया गया था ये भिखारी ठाकुर द्वारा विकसित भोजपुरी लोक नाट्य है। इसका मुख्य विषय गांव से शहर की ओर मजदूरी और रोजगार के लिए जाने वाले ग्रामीणों की कहानी है। और इनके जो नाटक में आप देखिएगा तो इनका जो नाटक है वो विशेष रूप से गांव से शहर की ओर मजदूरी और रोजगार के लिए जाने वाले ग्रामीणों की कहानी है। इस नाटक में प्रमुख सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, परिवार का टूटना और सामाजिक असमानताएं दिखाए जाते हैं। देखिए इस जो भिखारी ठाकुर जी का जो विदेशिया नाटक है स्टूडेंट्स लोकनाट्य है, इसमें क्या है कि इसमें इसमें आप देखिएगा कि इस नाटक की जो प्रमुख सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, परिवार का टूटना और सामाजिक असमानताएं दिखाए जाते हैं। विदेशीय नाटक सीधे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को मंच पर लाता है। और जो विदेशीय नाटक है स्टूडेंट जो भिखारी ठाकुर जी द्वारा विकसित किया गया है, इसमें सीधे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को मंच पर लाता है और लोगों में समाज सुधार और आत्म चेतना का संदेश देता है। इसके पात्र आम जनता के अनुभवों को दर्शाते हैं और इनके जो पात्र हैं विदेशिया विदेशिया में जो पात्र हैं जो भिखारी ठाकुर द्वारा विकसित है, इनके जो पात्र हैं स्टूडेंट्स वह क्या है कि जनता के अनुभवों को दर्शाते हैं, इसलिए दर्शक स्वयं को उनके साथ जोड़ पाते हैं। और यही कारण है कि जो जनता है जैसे आप कोई मूवी नहीं देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप बहुत अब बेदर्द वाला मूवी देखें सैड वाला और आपके साथ तो आपको ऐसा नहीं मान लीजिए कोई गाना आप सुन लिए सैड सॉन्ग तो नहीं लगता कि यार ये गाना तो मेरे ही लिए बना हुआ है। तो मतलब भिखारी ठाकुर जी भी इस प्रकार से प्रस्तुत करते थे ना कि आम जनता उससे उस चीज को रिलेट कर पाते थे। समझ रहे हैं ना? तो वही है कि विदेशिया का सामाजिक दृष्टिकोण तो देख लीजिए इसको नुक्कड़ नाटक का भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं स्टूडेंट्स
कि विदेशिया भिखारी ठाकुर द्वारा एक विकसित भोजपुरी लोक नाट्य एक शैली है। इसका मुख्य विषय गांव से शहर की ओर मजदूरी और रोजगार के लिए जाने वाले ग्रामीणों की कहानी है। इस नाटक में प्रमुख सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, परिवार का टूटना और सामाजिक असमानताएं दिखाए जाते हैं। विदेशी नाटक सीधे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को मंच पर लाता है और लोगों में समाज और आत्म चेतना का संदेश देता है। इसके पात्र आम जनता के अनुभवों को दर्शाते हैं, इसलिए दर्शक स्वयं को उनके साथ जोड़ पाते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, नुक्कड़ नाटक की सामाजिक चेतना। आइए देख लेते हैं। नुक्कड़ नाटक एक छोटा सड़क पर प्रस्तुत होने वाला नाट्य रूप है। देखिए नुक्कड़ नाटक आप बहुत बार सुन देखे होंगे, कॉलेज वगैरह में आते रहता है। खुद कोलंबस गए थे एक बार तो वहां देखे थे। तो क्या, और एक बार फिर हम लोग के गांव में ये आया था नुक्कड़ नाटक इलेक्शन के टाइम। वही है कि नुक्कड़ नाटक एक छोटा सड़क पर प्रस्तुत होने वाला नाट्य रूप है जो गांव, शहर और मोहल्ले में सीधे जनता तक पहुंचाता है। और नुक्कड़ नाटक का मतलब उद्देश्य ये रहता है ना कि वो अपना मैसेज एक नाटक के जरिए आपके तक पहुंचाए, मनोरंजन भी करवाए, लेकिन जो मैसेज है वो आपको बताए। तो ये कि नुक्कड़ नाटक एक छोटा सड़क पर प्रस्तुत होने वाला नाट्य रूप है जो गांव, शहर और मोहल्ले में सीधे जनता तक पहुंचता है। इसमें समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे जैसे कि भ्रष्टाचार, बाल मजदूरी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी आदि उठाए जाते हैं। देखिए, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो नाटक होते हैं नुक्कड़ नाटक, वो छोटा होता है, सड़क पर प्रस्तुत होने वाला नाट्य रूप होता है कि जो कि गांव, शहर और मोहल्ले में सीधे जनता तक ये पहुंचता है। इसमें समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, बाल मजदूरी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी आदि उठाए जाते हैं। और नुक्कड़ नाटक में आमतौर पर किस किस चीजों पर बात किया जाता है, समाज के सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और आर्थिक मुद्दे जैसे कि आपको कोई भ्रष्टाचार हो गया, बाल मजदूरी हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हो गया, शिक्षा से रिलेटेड चीजें हो गया, ये सभी चीजें नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है और संदेश दिया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में सचेतना और सक्रियता पैदा करना है। और मतलब इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में एक सचेतना, मतलब कि एक मैसेज जा सके, वो सचेत रह सके और सक्रिय रह सके। बस ये उनका उद्देश्य रहता है नुक्कड़ नाटक का। नुक्कड़ नाटक में संवाद, गाना और अभिनय ऐसा होता है कि दर्शक आसानी से समझ सके और प्रभावित हो सके। देखिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि जब भी नाटक आप देखते होंगे तो उससे तो आपको मैसेज मिलता होगा, लेकिन उस मैसेज को ज्यादा दिन तक ढो नहीं पाते होंगे। तो फिर मतलब ठीक है, सभी को समझ जाता है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या निकलेगा, लेकिन उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि नुक्कड़ नाटक में संवाद, गाना और अभिनय ऐसा होता है कि दर्शक आसानी से उसे समझ सके और उससे प्रभावित हो सके। हालांकि समझ तो लेते हैं, लेकिन उससे प्रभावित होते हैं कि नहीं ये तो आप ही बता सकते हैं। इसके बाद है तुलना और सामाजिक प्रभाव। आइए दोनों को तुलना करते हैं। उसमें दोनों नाटकों में समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर करने की प्रवृत्ति समान है। हमने विदेशिया में क्या देखा था कि इसमें देखे थे हम लोग कि इसमें जो है वह मुद्दे उठाए जाते हैं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, परिवार का टूटना और सामाजिक असमानताओं को दिखाया जाता है। हमने इसमें भी देखा, नुक्कड़ नाटक में देखा कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार हैं, वही सभी चीजों को दिखाया जाता है। तो यही है कि दोनों नाटकों में समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर करने की प्रवृत्ति समान है। विदेशिया अधिक ग्रामीण जीवन और आर्थिक प्रवास पर केंद्रित है, क्योंकि विदेशिया जो है वो भिखारी ठाकुर जी द्वारा वो लोगों के गांव से शहर की कहानियां हैं कि किस प्रकार से उनको हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरा गांव केंद्रित चीज है। जबकि नुक्कड़ नाटक है वो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सामने लाता है। लेकिन बस अंतर इतना है कि ये ग्रामीण केंद्रित है और नुक्कड़ जो नाटक है वह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सामने लाता है। दोनों का उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना और सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित करना है। लेकिन भले इनका जो है वो कोई गांव केंद्रित रहे, ग्रामीण केंद्रित रहे और कोई व्यापक रूप है, लेकिन दोनों का उद्देश्य बस इतना है स्टूडेंट्स कि जनता में वे जागरूक फैला सके, सामाजिक बदलाव ला सके और समाज को एक अच्छे दिशा पर वे ले जा सके। बस यही इसका मेन उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। इस प्रकार विदेशिया और नुक्कड़ नाटक हिंदी रंगमंच और लोक नाट्य परंपरा में समाज सुधार और चेतना के सशक्तिशाली साधन है। ये ना केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज की असमानताओं और समस्याओं को सामने लाकर दर्शकों को सोचने, समझने और सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। ठीक है।
तो ये सभी चीजें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि शौकिया व्यावसायिक एवं सरकारी रंगमंच के स्वरूप और भूमिका का विवेचन कीजिए। तो फिर ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसे कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें कुल 14 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आपका आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आइए हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, ठीक है। हिंदी नाटक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी नाटक क्या है? हिंदी नाटक वह साहित्य और नाट्य रूप है जिसमें कथानक, संवाद, पात्र और घटनाओं के माध्यम से जीवन, समाज और मानवीय भावनाओं को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो हिंदी नाटक क्या है? हिंदी नाटक एक साहित्यिक और नाटक रूप है जिसमें कथानक, संवाद, पात्र और घटनाओं के माध्यम से जीवन, समाज और मानवीय भावनाओं को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक चेतना और भावनाओं का प्रसार भी होता है। हिंदी नाटक में संवाद, अभिनय, मंच सज्जा और संगीत का संयोजन इसे दर्शकों के लिए जीवंत बनाता है। इसके बाद 2 नंबर है आपका कि आधुनिक हिंदी नाटक की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला देखिए क्या है? सामाजिक और यथार्थवादी विषय। आधुनिक हिंदी नाटक समाज की वास्तविक समस्याएं जैसे कि शिक्षा, स्त्री, तो ये सभी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए लोक नाट्य क्या है? तो लोक नाट्य वह नाट्य है रूप है जो सामान्य जनता, उनके जीवन, रीति रिवाज और धार्मिक या सामाजिक कथाओं पर आधारित होता है। यह मुख्यतः गांव और छोटे समाजों में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण रामलीला, रासलीला, नौटंकी भाग, ये सभी चीजें। रामलीला की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यदि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लिए हैं इसमें तो ये सभी चीजें आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर फिर हमने वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखा है, हम आपको ये दिखा देते हैं। मतलब ऐसा स्टूडेंट कि यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीजें हम लोग इसमें कवर किए हैं। देख लीजिए आप। कहा कि हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी नाटक के जनक भरत माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य कला के सिद्धांत और नियम बताए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से संबंधित है। ये प्रमुख लेखक है जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक युग भी कहा जाता है। लोक नाट्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक शिक्षा इनका देना प्रमुख उद्देश्य है। रामलीला किस महाकाव्य पर आधारित है? तो जो रामलीला है वह कथानक महाकाव्य रामायण पर आधारित है। रासलीला का संबंधित किस देवता से है? तो रासलीला का जो संबंध है वो श्री कृष्ण जी से है। विदेशे किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो विदेशीय जो नाटक वो बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का लोक नाट्य है। नुक्कड़ नाटक का मंच कैसा होता है? तो नुक्कड़ नाटक का जो मंच होता है वो सड़क पर, चौक पर या सार्वजनिक स्थल पर होता है। भवाई किस राज्य का लोक नाट्य है? तो भवाई नाटक उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। कठपुतली नाट्य किसका प्रयोग होता है? तो कठपुतली नाट्य में कठपुतलियों यानी पुतलों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम धागों से, तंतु से नियंत्रित किया जाता है। छऊ किस प्रकार की नाट्य विधा है? तो छऊ नृत्य, नाट्य, लोक नाट्य और नृत्य प्रधान नाट्य विधा है। इसके बाद है यात्रा नाटक किस भाषा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यात्रा नाटक मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भोजपुरी भाषा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है रंग स्थापत्य का संबंध किससे है? तो रंग स्थापत्य का संबंध मंच सजा, दृश्य निर्माण, रोशनी और ध्वनि संयोजन से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि रंग दीपन का कार्य क्या होता है? तो रंग दीपन का कार्य होता है मंच पर प्रकाश का सही उपयोग करके पात्रों और दृश्यों का उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि ध्वनि व्यवस्था का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ध्वनि व्यवस्था का उपयोग संवाद स्पष्ट सुनाने, संगीत और ध्वनि प्रभाव देने तथा दर्शकों को भावनात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। 15 है आपका कि निर्देशन का प्रमुख कार्य कौन करता है? तो निर्देशन का प्रमुख कार्य निर्देशक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अभिनय किस कला से संबंधित है? तो अभिनय नाट्य कला और रंगमंच कला से संबंधित है। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक को के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वह है रामकुमार वर्मा जी। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ये आपका है नाटक विधा की रचना है। दीपदान किस प्रकार की रचना है? तो दीपदान एक एकांकी मतलब कि लघु नाटक है। इसके बाद है चारुमित्रा के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है वो रामकुमार वर्मा है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके हिंदी के डीएमए गेस पेपर जिसमें हम आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करवाएं। इससे कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे आने वाले पीवाईक्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हर चीज के लिए अपडेटेड रहें। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम आगे आने वाले
दिनों में आपके जितने भी मेजर पेपर 7 है, मेजर पेपर 8 है, माइनर वोकेशनल सभी सब्जेक्ट्स का हम गेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथी।